नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग नीतू मैम की बुक पढ़ रहे हैं और पहला लेसन जो वर्ब बेसिक है उसको पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑट टू और इसके आगे की चीज़ें आज समझेंगे, जानेंगे। बेसिकली हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो इस किताब में दिया हुआ है। मतलब जो वर्ब बेसिक लेसन है उसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको सहायता मिले। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल हो। चलिए, ऑट टू का प्रयोग यहाँ पे बताया गया है, उसी के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा, बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ऑट टू जो है ना, इसका भी अर्थ हिंदी में चाहिए का आता है, लेकिन ऑट टू का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं वो जानना जरूरी है। रूल नंबर 1 कह रहा है कि ऑट टू का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन, जिसको बोलते हैं नैतिक कर्तव्य या ड्यूटी, कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो चाहिए का एक तो सेंस आता है, ऑट टू का प्रयोग जो होता है चाहिए के सेंस में आता है, ठीक है। और वर्तमान में ही इसका यूज किया जाता है। लेकिन ऑट टू का प्रयोग हम लोग चाहिए के सेंस में कब करते हैं? जब मोरल ऑब्लिगेंस हो, अर्थात नैतिक कर्तव्य हो। एक ऐसा कर्तव्य जो नैतिक हो। नैतिक का मतलब समझते हैं, जिसमें आपको लगे कि ये नैतिकता के आधार पे, मतलब अच्छा है, बुरा नहीं है, या बुरा है, ठीक है, या अच्छी चीजें क्या बोलते हैं कि कहने के बारे में। नैतिकता का मतलब कि जो आपको लगे कि सम्मान करना चाहिए बड़ों का, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, उस चीज को दिखाने के लिए ऑट टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, वी ऑट टू लव आवर कंट्री। हम लोगों को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यहाँ नैतिकता का भाव का बोध आ रहा है। कर्तव्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। हम लोगों को वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हम लोगों को अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। तो सीधी सीधी बात है, हम ऑट टू का प्रयोग वहीं करेंगे जहां मोरल ऑब्लिगेशन हो, नैतिक कर्तव्य के बारे में पता चले, वहां हम लोग ऑट टू का प्रयोग करेंगे। इसका भी हिंदी अर्थ चाहिए आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑट टू के प्रयोग के लिए केवल एक ही नियम दिया हुआ था, मस्ट का प्रयोग यहां पे देखेंगे। मस्ट जो होता है ना, इसका जो अर्थ होता है हिंदी में अवश्य चाहिए के सेंस में होता है। क्या होता है? अवश्य चाहिए। मस्ट का प्रयोग अवश्य चाहिए। रूल नंबर 1, मस्ट का प्रयोग कंपल्सन अर्थात बाध्यता, कंपल्सन अर्थात बाध्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब एक ऐसा कार्य करना हो जिसमें बाध्यता दिखानी हो उस कार्य में, तो वहां पे चाहिए का अर्थ आता है। इसलिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। उस कार्य को करने के लिए आपको बाध्य होना पड़े। जैसे कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन इंक, अभ्यर्थियों को अवश्य स्याही से लिखना चाहिए। इसका अर्थ ये होगा, यहां पे बाध्यता दिखाया जा रहा है, किससे लिखना चाहिए? स्याही से लिखना चाहिए। इसलिए अवश्य इसमें जोड़ देंगे तो और अच्छा हो जाएगा इसका अर्थ। यू मस्ट गो देयर, आपको अवश्य वहां जाना चाहिए। तो किसी कार्य को करने के लिए बाध्यता हो तो वहां पे मस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। ये भी वर्तमान समय में ही यूज करते हैं हम लोग। रूल नंबर 2, मस्ट का प्रयोग फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, जिसको बोलते हैं पक्का इरादा या दृढ़ संकल्प, ठीक है, को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगर किसी कार्य को करने के लिए पक्का इरादा दिखाना है या दृढ़ संकल्प दिखाना है और चाहिए का अर्थ आ रहा है तो मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, भारत को अवश्य विश्व कप जीतना चाहिए। अगर आप यही कहते हैं कि इंडिया शुड विन द वर्ल्ड कप, तो आप बिल्कुल जनरल बात बोल रहे हैं कि भारत क्या बोलते हैं कि को विश्व कप जीतना चाहिए। लेकिन अगर उस जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है 26 का, तो आप कहेंगे कि भारत को अवश्य वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, तो मस्ट का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आप उस पर अपना दृढ़ संकल्प दिखा रहे हैं, इरादा एक दिखा रहे हैं जो मजबूत है। सी मस्ट पास द एग्जाम, उसे अवश्य परीक्षा पास होनी चाहिए, और उसे परीक्षा पास होनी चाहिए सामान्य बात है, सी शुड पास द एग्जाम। लेकिन अगर आप कहें कि कोई पढ़ रहा है, आपको पता है कि वो
अच्छा है पढ़ाई करने में, तो मस्ट का प्रयोग कीजिए कि आप दबाव दे रहे हैं कि ना ना उसको तो पास होना, अवश्य पास होना चाहिए, तो इस मस्ट पास एग्जामिनेशन या एग्जाम। ठीक। तीसरा नंबर रूल, मस्ट का प्रयोग ड्यूटी अर्थात कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब भी कर्तव्य का भाव आता है तो वहां पे मस्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं उस भाव को दिखाने के लिए। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, एक सैनिक को अवश्य अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है। तो कुल मिला जुला के मस्ट का अर्थ अवश्य चाहिए होता है हिंदी में, जहां पे आपको लगे कि बाध्यता है, इरादा है जो पक्का हो, या दृढ़ संकल्प हो, या कर्तव्य की भावना हो, जिसमें क्या बोलते हैं कि आप मजबूती दिखा रहे हैं, दृढ़ संकल्प दिखा रहे हैं उस कार्य को करने के लिए, और चाहिए का अर्थ आ रहा है, हिंदी की बात करते हैं तो मस्ट का प्रयोग कर दीजिए। ठीक है। आगे चलिए, यूज्ड टू के प्रयोग के बारे में यहां देखते हैं। यूज्ड टू, यूज्ड टू, देखिए एक वर्ब होता है यूज। यूज का मतलब क्या होता है? प्रयोग करना, उपयोग करना। ठीक है। तो उसी का पास्ट यूज्ड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे यूज्ड टू जो है ना, एक मॉडल के रूप में यूज किया जा रहा है, एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जा रहा है, जिससे वाक्य को बनाकर उसका अर्थ थोड़ा अलग हो जाता है। यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट हैबिट या पास्ट सिचुएशन, भूतकाल की आदत या भूतकाल की अवस्था को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जो समय बीत गया है ना, उस समय में आपकी आदत क्या थी, अवस्था क्या थी, उसको दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किसको दिखाने के लिए? भूतकाल की आदत और अवस्था को, मतलब आपकी स्थिति कैसी थी उसको दिखाने के लिए। जैसे ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, वह रात्रि 10 बजे तक पढ़ा करता था। इस तरह हिंदी अर्थ होगा। आपको मैंने बताया था यूज्ड के बाद से टू लगाते हैं, और यूज टू के बाद से हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं बाबू? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। इसका अर्थ हो जाएगा वह रात्रि 10 बजे तक पढ़ा करता था, या वह रात्रि 10 बजे तक पढ़ता था। पढ़ा करता था सेंस में आएगा, पढ़ता था दोनों बोल सकते हैं। आई यूज टू रन इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में दौड़ा करता था या दौड़ता था। इसका मतलब कि भूतकाल की आदत या अवस्था दिखाई जा रही है, मतलब वो चीजें अब नहीं होती हैं, भूतकाल में होती थी, पहले होती थी। अगर आप कह रहे हैं कि वह 10 बजे रात्रि तक पढ़ा करता था, इसका मतलब अब नहीं पढ़ता है। ठीक है। या और कुछ हो सकता है, लेकिन एक काम नहीं होता है, 10 बजे तक वाला काम तो नहीं होता है। मैं सुबह में दौड़ा करता था, इसका मतलब कि अब नहीं दौड़ता हूं, छोड़ दिया हूं। अक्सर सेंस यही आता है। ठीक है। इसी में दूसरा कहा जा रहा है कि यूज टू और यूजेस टू का प्रयोग पास्ट प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है। कह रहा है कि यूज टू, जैसे यूज टू कहा रहा है ना भूतकाल में, उस वर्तमान काल में यूज टू या यूजेस टू का प्रयोग प्रेजेंट रूटीन एक्शन, मतलब वर्तमान समय में जो एक आदतन कार्य है उसको दिखाने के लिए, को व्यक्त करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करता है या प्रयोग होता है। सिंपल सी बात है, भूतकाल में जब आप किसी आदत को दिखाएंगे, अवस्था को दिखाएंगे, स्थिति को दिखाएंगे, जो कार्य होता था, तो आप यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, यूज टू। लेकिन वर्तमान काल की बात करें, अगर उस आदत को दिखाना जो वर्तमान काल में होता है, तो आपको यूजेस टू या यूज टू का प्रयोग नहीं करना है, गलत हो जाएगा। आप सीधा सीधा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करके बना दीजिए। ठीक है। जैसे ही यूजेस टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड, ये गलत है। यहां यूजेस टू नहीं हो सकता है, आप सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाइए। ही स्टडीज टिल 10 PM, यूजेस लगेगा ही नहीं। एंड देन गोज टू बेड, इसको कैसे अर्थ करेंगे हिंदी में? ही स्टडीज टिल 10 PM, वह 10 बजे तक पढ़ता है, एंड देन गोज टू बेड, और सोने चला जाता है, उसके बाद सोने चला जाता है। या इसका अर्थ ये भी करेंगे कि वह 10 बजे तक पढ़ा करता है, रात्रि 10 बजे तक पढ़ा करता है, उसके बाद देन तब सोने चला जाता है, गोज टू बेड। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में लिखूं कि आई वॉक इन द मॉर्निंग, आई वॉक इन द मॉर्निंग। इसका अर्थ क्या होगा? जनरली यही कि मैं सुबह में टहलता हूं, लेकिन आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि मैं सुबह में टहला करता हूं। आई रीड, मैं पढ़ता हूं या मैं पढ़ा करता हूं।
ठीक है, दे गो टू स्कूल, वे लोग विद्यालय जाते हैं या वे लोग विद्यालय जाया करते हैं। जैसे भूतकाल में यूज टू का प्रयोग करते हैं ना कि आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाया करता था या जाता था। उसी तरह यूज का बिना प्रयोग किए प्रेजेंट सिंपल टेंस को बना सकते हैं कि आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूं या जाया करता हूं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सीखना क्या है कि भूतकाल में यूज टू का प्रयोग करके पास्ट हैबिट सिचुएशन दिखाते हैं, लेकिन वर्तमान काल में हम लोग यूज टू या यूजेस टू का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कर देते हैं। नोट क्या बोल रहा है कि यूज टू का प्रयोग अफर्मेटिव, निगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में इस प्रकार होता है। कैसे कैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं? सेंटेंस जब भी किसी वाक्य को बनाते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो अफर्मेटिव बनता है, निगेटिव बनता है, इंटरोगेटिव बनता है। तो अफर्मेटिव कैसे बनेगा? ही यूज टू कम हियर, वह यहाँ आया करता था। तो सब्जेक्ट के बाद से यूज टू रखिएगा अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, तब आपको क्या रखना है? यूज टू रखना है, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रखना है, फिर अदर वर्ड्स, ओ डब्ल्यू का मतलब अदर वर्ड्स, इस तरीके से रखना है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद से यूज टू, फिर V1, उसके बाद से अदर वर्ड्स। निगेटिव कैसे बनेगा भाई? आप यहाँ पे देखिए, ही यूज्ड नॉट टू कम हियर, ये भूल के भी नहीं कीजिएगा, यूज टू नॉट मत कीजिएगा, यूज्ड के तुरंत बाद नॉट आएगा। ही यूज टू नॉट टू कम हियर, केवल यूज्ड के बाद नॉट रख दीजिएगा कि वह यहाँ आया नहीं करता था, वह यहाँ आता नहीं था। या इसी को एक प्रकार और बना सकते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से यहाँ हम दिखा रहे हैं ना वर्तमान काल की आदत को, उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट से भी भूतकाल की आदत को हम लोग दिखाते हैं। तो डिड का प्रयोग वहां होता है ना, तो ही डिड नॉट यूज टू कम हियर। पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद नॉट रखते हैं, तो ही डिड नॉट यूज टू कम हियर। और जब हम डिड रख देंगे तो यहाँ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगा। कैसे हम लोग बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट कैसे होता है? सब्जेक्ट होता है निगेटिव सेंटेंस, डिड होता है, उसके बाद से नॉट होता है, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर अदर वर्ड्स होता है, फिर फुल स्टॉप होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग भूतकाल की आदत दिखाने के लिए यूज टू का भी प्रयोग करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट का भी प्रयोग करते हैं। इंटरोगेटिव कैसे बना देंगे? प्रश्नवाचक वाक्य जो होंगे, यूज्ड ही टू कम हियर, क्या वह यहाँ आया करता था या आता था? या डिड का भी प्रयोग करके बना देंगे, डिड ही यूज टू कम हियर, क्या वह यहाँ आता था या आया करता था? जब भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो उसके बाद क्रिया को हम लोग फर्स्ट फॉर्म में लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, यूज तब यूज्ड लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हम लोग करके यूज्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, आगे चलिए। आगे नोट में कहा जा रहा है कि वर्ब प्लस यूज टू के बाद V1 प्लस ING का प्रयोग होता है और वे हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है जैसे, और बोलचाल में भी बहुत धड़ल्ले से ज्यादा यूज होता है। कह रहा है कि अगर क्रिया के बाद ना कोई क्रिया आती है, उस क्रिया के बाद हम यूज टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखो, यूज टू का प्रयोग अकेले हो रहा है, कोई क्रिया नहीं आ रहा है उसके बाद। यहाँ थोड़ा सा नीचे करते हैं, जैसे ही यूज टू, इसके बाद इसके पहले सब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? कोई क्रिया आती है, कोई क्रिया आया तब यूज टू का प्रयोग हो, तब उसके बाद क्रिया हम रखेंगे कैसे? V1 प्लस ING। देखो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ कह रहा है क्रिया हो, यूज टू हो, तब क्रिया लिखेंगे, ING में लिखेंगे। यहाँ क्रिया नहीं आ रहा है इसके पहले सब्जेक्ट आ रहा है, जो प्रोनाउन या नाउन होता है। सब्जेक्ट कौन बनते हैं? प्रोनाउन या नाउन बनते हैं। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज टू आएगा, तो उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आप रखिएगा, जिसको इन्फिनेटिव हम लोग बोल देते हैं, इन दोनों को जोड़ के। लेकिन इस चीज को समझिए, अगर कोई क्रिया आती है तब यूज टू आएगा, उसके बाद क्रिया का हम लोग ING फॉर्म रखेंगे, ठीक है, का प्रयोग होता है, और ये हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। ये भी हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है, लेकिन वर्तमान समय में हैबिचुअल एक्शन को दर्शाएगा अगर प्रेजेंट वाला होगा तो, ठीक है। पास्ट वाला होगा तो पास्ट की हैबिचुअल एक्शन को दर्शाएगा, ठीक है। जैसे आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह देर से उठने की आदत है, इसका अर्थ ये होगा मुझे सुबह देर से उठने की आदत है। देखो यहाँ वर्ब आया एक, तब यूज टू का प्रयोग हो रहा है, तो इसके बाद से जो भी वर्ब आएगा ING फॉर्म में आएगा। समझिएगा बात को। अगर यूज टू के पहले कोई वर्ब नहीं रहेगा, यूज टू के पहले कोई वर्ब नहीं रहेगा, तो हम लोग यूज उसके बाद क्या बोलते हैं, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। अगर यूज टू के पहले कोई वर्ब आ गया तो उसके बाद से हम लोग क्रिया ING फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है नोट में कि वर्ब्स
कई वर्ब्स एडजेक्टिव फ्रेज के बाद टू का प्रयोग होता है, और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं एडजेक्टिव हैं और फ्रेज हैं जिनके बाद टू का प्रयोग होता है। यहाँ टू के बाद V1 का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि V1 प्लस ING का प्रयोग होगा। जैसे बहुत सारे वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, फ्रेज हैं, उसके बाद से हम लोग क्या बोलते हैं कि टू के बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ ING फॉर्म का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ टू प्रीपोजिशन है और हर प्रीपोजिशन के बाद जिरंड आता है। जब भी प्रीपोजिशन आप लेसन पढ़ेंगे ना या पढ़े होंगे तो देखेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद से जब भी हम लोग वर्ब लिखते हैं तो ING फॉर्म में लिखते हैं, जिनको हम जिरंड बोलते हैं। ठीक है, जिरंड बोलते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ शब्द दे दिए हैं, इसके बाद क्रिया के ING फॉर्म का ही प्रयोग होगा। जैसे बी यूज्ड टू, बी का रूप क्या होता है, बी वाज बीन होता है, इज एम आर वाज वर, वाज का ही प्लूरल वर होता है, इज का प्लूरल आर होता है और एम भी इसके साथ रहेगा। तो अगर जैसे देखिए यहाँ पे एम का प्रयोग हुआ है, उसी के बाद तो यूज टू आया है, उसके बाद से क्रिया का ING फॉर्म आया है, तो बी का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, बी इज एम आर वाज वर, याद रखिएगा। इसके बाद यूज टू आता है, तब क्रिया का हम लोग ING फॉर्म लिखेंगे। तो बी यूज टू हो गया, एक कस्टम टू हो गया, एक कस्टम टू हो गया, एडवर्स टू हो गया, विथ अ व्यू टू हो गया, एडिक्टेड टू हो गया, डिवोटेड टू हो गया, इन एडिशन टू हो गया, लुक फॉरवर्ड टू हो गया, ऑब्जेक्ट टू हो गया, ओइंग टू हो गया, गिवन टू हो गया, टेकन टू हो गया, प्रोन टू हो गया। ठीक है, इन सब के बाद अगर क्या बोलते हैं कि इन सब का प्रयोग होता है, तो इन सब के बाद क्रिया का कौन सा फॉर्म आता है, इन सब के बाद क्रिया का ING फॉर्म आएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही इज एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू आ गया, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, स्मोक नहीं लिखिएगा, ING फॉर्म आएगा, वह धूम्रपान का आदी है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं आपसे मिलने के लिए, लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है कि क्या बोलते हैं, आगे की राह देखना, इंतजार करना, ये बोल सकते हैं, या योजना बनाना। मैं आपसे मीटिंग अर्थात मीटिंग यू, आपसे मिलने की योजना बना रहा हूं या प्लान कर रहा हूं, बोल रहे हैं। ही गॉट यूज्ड टू, देखो ही गॉट यूज्ड टू के पहले एक वर्ब आ गया, गॉट, वही बात कर रहा है कि अगर यूज्ड टू के पहले वर्ब आता है तो V1 ING हो जाएगा। He got used to driving on the right when he was in London. जब वह लंदन में था तो उसे दाहिने तरफ गाड़ी चलाने की आदत हो गई थी, या गाड़ी चलाया करता था। जब वह लंदन में था तो दाहिने तरफ गाड़ी चलाया करता था, इस प्रकार से कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहीं से ज्यादा पूछता है, ये चीजें परीक्षा में पूछने वाली चीजें हैं। अभी उधर जो आप तो देख रहे थे तो वो सारी चीजें समझने वाली ज्यादातर चीजें हैं, और समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जब परीक्षा देते हैं ना SSC की, खासतौर से जब आप तैयारी करते हैं तो सीजीएल में जब जाएंगे तो टायर 1 होता है, टायर 2 होगा, टायर 3 होगा, तो उसमें रिटन होता है। तो रिटन के लिए आपको समझदारी जरूरी है, वहाँ अंग्रेजी पूछता है, आपको ऐसे लिखने होते हैं, फिर लेटर लिखने होते हैं, तो यू मस्ट नो द यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स, कि कैसे हम लोग कहाँ पे मॉडल वर्ब्स का प्रयोग करेंगे, कौन सा सटीक लाइन होगा, समझ में आ रहा है। कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो मस्ट अगर यूज कर रहा है, में यूज कर रहा है, तो कहाँ पे कर सकते हैं, तो वो पूरा समग्र ज्ञान होना आपको जरूरी है। आप सोचे कि थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम सारी चीजें कर लेंगे, तो नहीं। हाँ, मैं एक पक्षधर हूं कि एक ही किताब को पढ़ो जो बढ़िया किताब है, और उसी किताब को कई बार पढ़ो, ठीक है, और समझ समझ के पढ़ो। कहावत भी है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे से सब जाए। एक साधने से सब सज जाते हैं और सब साधने से एक भी नहीं आता है। समझ में आ रहा है? तो मैं आपसे कहूंगा कि ये किताब बेस्ट एंड इनफ है किसी भी कम्पिटिटिव परीक्षा के लिए जिसमें ग्रामर पूछा जाता है। हाँ, इस किताब को पढ़िए, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अगर आपको और अतिरिक्त कुछ लग रहा है कि ऐसे भी हो सकता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। नहीं तो आप पढ़िए इस किताब को, मेरे पढ़ाने के बाद भी उसको मार्क कीजिए, पढ़िए, फिर पढ़िए एंड प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं प्रीवियस ईयर भी शुरू करने वाला हूँ आफ्टर सम डेज, कि मैं कोशिश करूंगा कुछ 10-20 क्वेश्चंस डेली मैं आपको करा दूं और विथ कंसेप्ट्स और बताते जाऊं आपको, ठीक है। तो थोड़े से अभी इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं, 1-2 लेसन निकल जाता है, फिर पीआरक्यू में शुरू करता हूँ,
ठीक है, तो इसी लेसन को फिर आगे जारी रखेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।